हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 25 दिसंबर। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या-क्या है हमारे लिए, तो वो हम देखेंगे। तो स्वागत है आपको हमारे चैनल पे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है बैप्स एकेडमी 24। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। और आज का मुद्दा हम लोग देखते हैं। तो आज है आपका क्रिसमस डे है, तो आप एंजॉय कीजिएगा इसके बाद। और मैं आज आपके लिए कुछ नया स्पेशल, तो पहले कुछ देरी की बिना देरी किए हुए पहला मुद्दा पे हम लोग चलते हैं आज। तो आज का हमारा मुद्दा है कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लैग्ड इन इंडिया। क्या है कि मतलब इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो कमते जा रहा है। क्यों धीमा हो गया है? क्यों ऐसा कहाँ से पता चला है? तो हमारा जो वित्त वर्ष जो 2000 फाइनेंस ईयर जो 2024-25 का जो है, उसमें जो आईआईपी जो है, औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट जो है, इंडेक्स जो है, उसमें क्या बोला है उन्होंने कि केवल 4% ही हिस्सा रहा है, जो पिछले वर्षों में 4 वर्षों में सबसे कम रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये विनिर्माण जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग भारत का क्यों पिछड़ रहा है? तो इसका कारण जानते हैं। तो मुख्य कारण यहाँ पे बताया गया है कि कमज़ोर घरेलू माँग और निवेश। मतलब डिमांड कम है, और मतलब डोमेस्टिक डिमांड जो कम है, और हमारा इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम है। इसके कारण विनिर्माण की सस्ती के पीछे घरेलू माँग की रिकवरी में धीमापन, मतलब जो माँग का रिकवरी है ना, वो स्लो हो गया है। जिससे क्या है कि क्या कर रहे हैं, करने वाला जो है, उत्पादन बढ़ाने में अपना ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगा रहा। और सुस्त निर्यात भी है, क्योंकि हम लोग सेकंड में जानते हैं कि क्या है कि आपका एक्सपोर्ट करने का भी जो है ना, एक्सपोर्ट भी हमारा कमज़ोर है मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए भी कमी आ रहा है। क्योंकि वैश्विक मांग और प्रतिवर्ष जो है ना, कि मतलब जो ग्लोबल डिमांड है और कंपटीशन है, वो इसके बीच चुनौतियां मतलब खड़ा कर रहा है निर्यात में। और क्या बोल रहा है कि थर्ड में हमारा बोल रहा है, हमारा एमएसएमई जो है, एमएसएमई पर दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त की कमी है, कच्चा माल की कमी है, व्यापार में लागत, बहुत सारे ऐसी समस्या हैं जिसको झेलनी पड़ रही है। जो क्या है कि एमएसएमई भी जो विनिर्माण का आधार माना जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्या कारण है? फोर्थ नंबर हमारा। तो ये कह रहा है कि चौथा नंबर कह रहा है, विनिर्माण को गलती से सेवा आधारित विकास का स्थान मतलब मिल गया। क्या हो गया कि पहले हम लोग सर्विस सेक्टर पर पहले ही जो है ध्यान दे चुके हैं, और विनिर्माण पे अब ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए भी इसको है क्या, देखिए क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान लगाया, जिससे विनिर्माण की भूमिका अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो पाई। क्योंकि पहले ही मतलब जो होता है ना, कृषि से हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे चले गए, आप लोग सर्विस पे चला गया। पढ़िएगा, जब इकोनॉमिक्स आप पढ़िएगा ना, तो आपको ये पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। और क्या है, पांचवा नंबर है मतलब जो दक्षता है हमारा, कैपेसिटी वर्कफोर्स का, और स्किल में भी कमी है। क्योंकि अभी जो आ गया है टेक्नोलॉजी जो है, अब क्या चल रहा है, उद्योग 4 वो चल रहा है, मतलब फोर्थ जनरेशन के लिए आवश्यक विशेष तकनीकों का, मतलब टेक्नोलॉजी का आवश्यकता होता है। और उसमें भी स्किल, टेक्नोलॉजी में भी तकनीकी कौशल, मतलब स्किल होना चाहिए। और प्रशिक्षण की कमी अभी अभी भी प्रमुख बाधा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्किल बहुत कम दिया जा रहा है इंडिया में। और प्रशिक्षण भी इसका मतलब कम करवाया जा। सिक्स में बोला जा रहा है कि हमारा हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, और लॉजिस्टिक्स जो है, वो भी कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि मतलब लॉजिस्टिक का बहुत सारा मतलब है, क्या हमारा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा लागत बहुत ज़्यादा लग जाता है, कॉस्ट। और बिजली आपूर्ति में भी समस्या बनाते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कमी है। और आपका है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे कमियाँ आती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे कंपटीशन को, जो बाहर का माँग का कंपटीशन को मतलब ये इफ़ेक्ट करता है। अब क्या है कि आर-एन-डी एवं गुणवत्ता में भी कमी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अनुसंधान विकास में निवेश का कम है। जीडीपी का लगभग कितना परसेंट हम लोग का आर-एन-डी पे खर्चा होता है, तो 0.7% होने से क्या होता है कि उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण आगे नहीं बढ़ पाता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या कारण है? तो हम लोग इस पे क्या किया गया है कि अभी जो है, 1 मिनट आपको और बड़ा करते हैं यहाँ पे, थोड़ा-सा ज़्यादा ही ये हो गया था। विनिर्माण में विनिर्माण का योगदान क्या है हाल में ही? तो विनिर्माण जो है हमारे जीडीपी में लगभग 17% कर रहा है। जो सरकार का लक्ष्य 25% के लक्ष्य से काफ़ी, मतलब 25% हमारा लक्ष्य था, उससे काफ़ी नीचे चल रहा है, 8% लगभग कम चल रहा है। कुछ क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, दवाई वाला हो गया, आदि में प्रगति है, लेकिन पर्याप्त व्यापक नहीं, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के पिछड़ने का समाधान क्या हो सकता है? हम लोग समाधान में क्या देंगे अगर माँग करेगा तो? तो देखिए क्या है कि डिमांड, माँग को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जैसे क्या होगा कि गाँव और शहर के आय बढ़ाने हेतु क्या होगा कि पहले तो रोज़गार हम लोग को देना पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि रोज़गार दिए, रोज़गार से आएगा, पैसा आएगा। पैसा से क्या होगा? हम लोग लोगों के पास पैसा जब आएगा तो वो सामान खरीदेगा। सामान खरीदेगा तो उसके लिए क्या होगा कि आपको उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया कि माँग हमारा ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाएगा। ओके? तो यही बोल रहा है कि इस ग्रामीण एवं शहरी आय बढ़ाने हेतु रोज़गार सृजन करना रहेगा और उपभोग को, कंज़्यूम को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जैसे बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक पूंजित व्यय जारी रखना पड़ेगा। जो भी बुनियादी ढाँचे हैं उसमें हम लोग को सार्वजनिक पूंजी व्यय करना पड़ेगा। अब मध्यम वर्ग के लिए कर प्रोत्साहन, मतलब जैसे मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल मैन के लिए थोड़ा-सा टैक्स में जो है आपको कटिंग कट करना या छूट देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब क्या है कि एमएसएमई सेक्टर को दूसरा क्या है, सशक्त बनाना होगा। देखिए एमएसएमई से सेक्टर को सशक्त बनाना होगा, यहाँ पे दूसरा समाधान में क्या कह रहा है कि सस्ती एवं समय पर ऋण, मतलब आपको जैसे एमएसएमई को ना, सेक्टर को बहुत सारे, मतलब जो लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता, जिसके कारण वो अपनी उत्पादन को नहीं बढ़ा पाते और उनके पास ऑप्शन भी नहीं रह जाता है ना। जैसे वो उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कामगार लोग भी नहीं आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सस्ती एवं ऋण उपलब्धता करना पड़ेगा, कच्चे माल की लागत घटाने का भी जरूरी पड़ेगा और लॉजिस्टिक में भी सुधार करना पड़ेगा। बड़े उद्योगों के साथ, मतलब क्लस्टर आधारित लिंक भी उन लोग को करवाना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करने का जरूरी है। जैसे भूमि, श्रम, अनुपालन से जुड़े नियम, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी फैक्ट्री खोल रहा है तो उसके लिए लैंड लैंड की आवश्यकता पड़ता है। लैंड में क्या हो गया, फिर उसके बाद लेबर का आवश्यकता पड़ेगा। तो ये सब जो लैंड, मतलब एक्विजिशन करने का, आपका लेबर रखने का जो नियम है, उसमें आपको सरलीकरण पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका ये हो, ये मतलब वन विंडो सिस्टम रखिए, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम रखिए। देखिए यहाँ पे एक एक खिड़की व्यवस्था की को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा में संघवाद करने की भी आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर हमारा क्या कह रहा है कि लॉजिस्टिक एवं संरचना सुधार जरूरी है। जैसे पीएम गति शक्ति है, हमारा चलाया जा रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का तेज कार्यान्वयन करेगा। बंदरगाह, रेल, वेयर हाउसिंग, बिजली आपूर्ति की भी विश्वसनीयता और लॉजिस्टिक लागत को, मतलब ये बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक लागत को 14% से घटाकर वैश्विक मानक जो विश्व में चल रहा है लगभग 8 से 9% तक लाने की आवश्यकता है। अब क्या है, पांचवा नंबर में क्या है कि कौशल विकास एवं श्रम उत्पादकता को भी पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, तो उन्मुख, मतलब एआई जैसे आपका टेक्निक का, मतलब स्किल देना पड़ेगा। रोबोटिक का स्किल आपको देना पड़ेगा। मैकेट्रॉनिक्स का स्किल आपको, मतलब स्किल देना पड़ेगा। इसका शिक्षा देना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्योग एक आदमी सहयोग, मतलब इंडस्ट्री और एकेडमी एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये हो पाएगा। और अप्रेंटिसशिप का भी विस्तार करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि श्रम गहन क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल हो गया, इसमें ज़्यादा काम, और फूडवेयर हो गया, फूड प्रोसेसिंग पर फोकस अधिक देना पड़ेगा हम लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर पर क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है कि निर्यात उन्मुख विनिर्माण कर रहे हैं। जो मांग है ना, उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग विनिर्माण कर। जैसे एफटीए जो है रेडी सेक्टरों के पहचान और मानक अनुपालन करता है।
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण की ज़रूरत है। निर्यात प्रोत्साहन को जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो दिया जाता है हम लोग का, उसको और ट्रेड फैसिलिटेशन से जोड़ना पड़ेगा। किसको? निर्यात निर्यात प्रोत्साहन को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो ये आपका नीतिगत जो आगे का क्या बोला गया है कि 8वां बना नीतिगत निरंतरता और विश्वास को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे स्थिर टैक्स लाना पड़ेगा, व्यापार नीति लाना पड़ेगा, और आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। और निजी निवेश के लिए दीर्घकालिक एक पॉलिसी लाके स्पष्ट रूप से उनको उनके लिए लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतने देर से कर रहे थे कि जो उस शुरुआत में हम लोग पढ़े थे आईआईपी, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आपका प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या कह रहा है हमारा कि इसको क्या कहते हैं, आईआईपी क्या होता है? तो ये होता है ना, ये प्रत्येक महीना हमारे मतलब प्रत्येक महीना का एक इंडेक्स जारी करता है, सूचकांक जारी करता है, जो देश में कैसा मतलब औद्योगिक प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है या गिरावट आ रही है, इसको ये दर्शाता है। ये जारी कौन करता है? तो एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो करता है, जो किसके अधीन है? आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के, एमओएसपी के अधीन है। कौन? एनएसओ। ठीक है, इसका एक आधार भी होता है। तो आधार वर्ष यहाँ पे क्या है आपका? आधार वर्ष तो हमारा दिया गया है आपका आधार वर्ष है हमारा आपका 2011 से 12 तक। आईआईपी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग है, 77% वेटेज है किसका? मैन्युफैक्चरिंग का। और ये खनन को कितना देता है? 14% देता है। और इलेक्ट्रिसिटी को कितना देता है? तो ये आपको 8% देता है। देख लीजिए, ये याद रखिएगा, ये सर्विस सेक्टर पे काम नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि आईआईपी को मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र की स्थिरता को दर्शाता है कि क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है उसमें। आईआईपी क्या दर्शाता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईआईपी क्या दर्शाता है? तो आईआईपी का जो दर्शाता है कि देखिए, इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ कैसा है, वर्तमान में स्थिति है। आर्थिक जो चक्र है वो वृद्धि कर रही है, बूम कर रही है या स्लो डाउन चल रही है का संकेत देता है। रोजगार और निवेश प्रवृत्ति का भी अनुमान लगाता है कि रोजगार कैसा है, मतलब बढ़ेगा या उत्पन्न होगा या घटेगा, या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा। आईआईपी का महत्व क्या है? तो आईआईपी का जो महत्व है, जीडीपी के अग्रिम संकेतों मतलब के रूप में ये दर्शाया जाता है। और मौद्रिक नीति हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, ये सब के लिए भी ये नीति बनाने में ये अहम भूमिका निभाता है। और हमारा क्या है कि एमएसएमई, विनिर्माण एमएसएमई बुनियादी ढांचे के सेहत का मतलब इसका सेहत मतलब कैसा है, हमारा विनिर्माण के कैसा से हेल्थ है और एमएसएमई का कैसा हेल्थ है, मतलब ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, गिरावट तो नहीं आ रहा है कहीं, या कहीं वृद्धि तो नहीं हो रहा है, तो इसको ये आकलन करता है। आय और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेशन क्या है? तो असंगठित क्षेत्र का सीमित कवरेज, मतलब ये क्या है कि असंगठित जो है ना, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उनका ये कवरेज ज़्यादा नहीं करता है। तो ये भी है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही है और सेवा क्षेत्र शामिल नहीं होता है। देखिए, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। और इसमें एक और है कि आपका मंथली डेटा में अधिक अधिक उतार-चढ़ाव भी रहता है इसका। कभी नीचे है तो कभी ऊपर है, ऐसा-ऐसा ग्राफ चलता है, तो कभी ऐसे-ऐसे भी चलता है। तो ये ग्राफ इसका सही नहीं है। गुणवत्ता एवं मूल्य वर्धन भी नहीं दर्शाता है कि ये क्वालिटी चेक नहीं करता है, सिर्फ़ ये क्वांटिटी चेक करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के लिए आज का हम लोग क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है आईआईपी जो है के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं हम लोग कि पहला क्या बोल रहा है ऑप्शन, कि यह देश में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा को मापता है। चलिए ठीक है। इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है। दोनों ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है, जो हम लोग पहले ऑप्शन नहीं लगाए। तो ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो सही है। इसमें अच्छा ये है, इसमें सेवा क्षेत्र भी शामिल होता है, तो इसमें सेवा क्षेत्र नहीं शामिल होता है। ठीक है, सही था ये।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेंस का भी क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेंस का क्वेश्चन क्या है कि आईआईपी भारत में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक है। तो हाल के आईआईपी रुझानों के आधार पर भारत में विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां का चर्चा कीजिए। आप 150 शब्द में कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है बैप्स एकेडमी 24 पे आप जाके इसको आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और हमारे जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी से जुड़े रहिए। और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1K अभी मतलब सब्सक्राइबर करवाना। ओके। और आपके लिए मैं आज जो है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो 6 टू आपका 12 तक जो होगा आपको मैं आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। आज ही मैं वो आपके लिए क्लास में लाऊंगा। तो फर्स्ट क्लास रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि टॉपिक वाइज रहेगा। ये नहीं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन जैसे अभी है कुछ चीज़ों में कि जैसे आपको पढ़ के मैं बता रहा हूँ, तो वैसा नहीं होगा। आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, उसमें कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। और बाकी आप अपने साथ बुक रखे रहिएगा। मैं प्रेफरेंस करूँगा कि कौन सा चैप्टर को कहाँ पे आपको देखना है, आप उससे आप अनुभव लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जब पहले बुक पढ़ के आइएगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको टॉपिक में वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मुद्दा आज का नेक्स्ट मुद्दा है ओएसएल डेटिंग टेक्निक इन न्यूज़। क्या है? तो ओएसएल क्या है? तो इसका पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं। तो ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जब मतलब देखिए यहाँ चर्चा में क्यों है कि पुरातात्विक स्थलों की आय निर्धारण और प्राचीन मानव वसाहट नदी जो घाटी सभ्यता है और भू आकृति अध्ययनों के संदर्भ में हुआ है। यह तकनीक भारत में प्राचीन सभ्यताओं की काल निर्धारण और मतलब क्रोनोलॉजी को और अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनाने में सहायक करेगा। ये क्या है, एक तरह से इसको बोला जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई आपका जगह है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो मिला है। तो उसकी जगह पे ना ये क्या करेगा, उसकी रेत जो होगा, सैंड जो होगा और मिट्टी होगा, ये उनके अवसाद होंगे। तो उसमें जो क्या रहता है इसमें मौजूद, जैसे रेत में क्या क्वार्ट्ज रहता है और फेल्डस फिर मिनरल पाया जाता है। तो इसमें जो मिनरल पाए जाते हैं ना, तो उनके साथ जो समय का मतलब कितने समय तक ये पहले जो है प्रकाश इसमें मतलब सनलाइट पड़ा था, उसके आधार पर ये चेक करेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि जब सॉइल और रेत अवसाद में मौजूद क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खनिज जो है, उस समय के साथ क्या होता है कि प्रकृति जो होता है जो रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है। मतलब क्या होता है, नेचर समय के साथ क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो उसमें से जो है प्रकाश ना विकिरण वो गायब हो जाता है। तो जब ये कण जो मतलब ये रेत का कण जो है अंतिम बार सूर्य के प्रकाश में कब संपर्क में आए थे, तब इनकी घड़ी शून्य हो गई थी। मतलब ये शून्य हो जाता है। अब क्या हो गया कि मान लिया प्रयोगशाला में जब इन्हें प्रकाश से उत्तेजित किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो अपने अंदर जो ऊर्जा को मतलब संचित करके रखे होते हों, तो प्रकाश के रूप में ये छोड़ेगा। जब ये लेबोरेटरी में काम किया जाए, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वह अवसाद कितने समय का पहले है। तो ये क्या करेगा ना, जो इसमें जो खनिज है ना, उसके प्रकृति मतलब विकिरण से वो क्या करेगा, मतलब जो अवशोषित हो चुका है, तो संचित ऊर्जा को मतलब लाइट में लाके वो क्या करेगा ना, जिस तरीके से छोड़ेगा उसी आधार पे ये पता लगाएगा कि आपका कितना मतलब पुराना ये अवसाद है, या रेत है, या चट्टान है, मतलब सॉरी आपका मृदा है। क्या इसमें आगे है कि यानी ओस्लो यह बताता है कि रेत मिट्टी आखिरी बार कब सूर्य के प्रकाश में आया था। मतलब ये नहीं होता है कि अंदर है, अच्छा ठीक है। अब ये है कि कब पहले इसका कब पड़ा था, मतलब जब ये मान लिया कोई सभ्यता है, तो जब ये जीवित रहेगा पहले, तो इसका तो पता चलेगा ना कि अंतिम बार कब ये लाइट में पड़ा था। उसी आधार पे इसका अंदर जो दबा हुआ रहेगा भाग, वो अभी प्रयोगशाला में क्या लाके करेगा, तो उससे क्या पता चलेगा, उस पे लाइट जब पड़ेगा तो संचित ऊर्जा को वो प्रकाश के रूप में बाहर करेगा। तो इससे मतलब उसके प्रकाश से पता लगाएगा कि वो कितना पुराना है।
ओके, ओस्लो क्या डेट करता है? तो सेडिमेंट करेगा, नदी घाटियों के परतें करेगा, प्राचीन बस्तियों की मिट्टी करेगा, बाढ़ में मरुस्थलीय मानव गतिविधियों से जुड़े जमाव को करेगा। ये क्या है? इसमें एक नोट करने वाली बात है कि हड्डी एवं लकड़ी जैसे जो होता है, उसको डेटिंग नहीं कर सकता है, ये जैविक पदार्थ को डेटिंग जैविक पदार्थ के लिए है कार्बन डेटिंग जो कार्बन 14 जो है आपका सबसे फेमस है, वो करता है जैविक चीज़ों को। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। तो भारत में जो ओएसएल का मतलब क्या महत्व है? तो इसका महत्व है कि हड़प्पा एवं पूर्व हड़प्पा अध्ययन में ये सहायता प्रदान करेगा, जैसे सिंधु घाटी की नदियाँ प्रणाली और बसाहट के समय का निर्धारण में उपयोगी होगा, क्योंकि ये नदी प्रणाली को भी करता है, नदियों की परत को भी करता है, मिट्टी को भी करता है और आपका रेत का भी करता है वहाँ पे, और अवसादों का करता है। और दूसरा क्या होगा, प्राग ऐतिहासिक मानव इतिहास में भारत में मानव के बसाहट की प्राचीनता को समझने में भी सहायता करेगा। जो प्राग इतिहास में मानव का इतिहास कैसा था, उसको भी जानने में जानकारी प्राप्त करने में ये उपयोगी है। थर्ड क्या है हमारा, जलवायु एवं भू आकृति अध्ययन को भी जानकारी प्राप्त करने में, ये अध्ययन करने में भी हमें सहायता पड़ेगा। जैसे बाढ़ कब आया था, नदी मार्ग परिवर्तन कैसे, मरुस्थलीकरण का काल निर्धारण कैसे, ये सब हम लोग को ये बताएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ सीमाएँ हैं, चुनौतियाँ हैं। यदि अवसाद पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आया है, तो इसका मान लीजिए पहले कभी आया ही नहीं है अवसाद पूरी तरह से प्रकाश में, कोई चीज़ आपका अंदर ही रह गया, वो कभी प्रकाश के माध्यम से रहेगा आएगा ही नहीं, तो ये कैसे पहचान पाएगा? इसमें तो परिणाम में फिर कुछ न कुछ आपका ये डिफ़ॉल्ट दिखाएगा, मतलब त्रुटियाँ दिखाएगा, कमियाँ दिखाएगा। प्रयोगशाला आधारित जटिल तकनीक है, मतलब ये प्रयोग लैबोरेटरी आधारित जो तकनीक है वो बहुत जटिल है, और इसमें विशेषज्ञ ताओं की ज़रूरत पड़ेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए हम लोग बता रहे थे ना, ओस्ले और ओएसएल का और कार्बन डेटिंग में मतलब के अंतर बताते हैं। तो ये क्या है, इस किस पे पॉइंट कर मतलब फोकस करता है? ओस्ले जो डेटिंग करता है, रेत मिट्टी या अवसाद का करता है। कार्बन डेटिंग देखिए आपका जीव में जैविक पदार्थ को करेगा। आयु सीमा निर्धारण जो ओस्ले करता है, 100 वर्ष से 2 लाख वर्ष तक करता है, और इसमें जो है कार्बन डेटिंग में सिर्फ 50 वर्ष तक ही ये काल निर्धारण करता है। तो इससे क्या पड़ेगा कि जो प्राग ऐतिहासिक में बहुत दिनों, जो सबसे स्टार्टिंग जो पीरियड था, उसको भी जानकारी में इसके प्राप्त हो सकता है ओएसएल से। अब प्रकाश की भूमिका के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ओएसएल के लिए, और कार्बन डेटिंग के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ओएसएल में प्रकाश का ही अहम भूमिका यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे में हमारा क्या कह रहा है कि उपयोग कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, तो पुरातत्व और भूविज्ञान दोनों की जानकारी प्राप्त करने में ओएसएल का उपयोग किया जाता है, और पुरातत्व कार्बन डेटिंग में ही इसे उपयोग किया जाता है। इसीलिए ओएसएल का महत्व अधिक बढ़ जाता है, लेकिन ये हाई कॉस्ट है, और उन्होंने जो अनुभव भी इसमें विशेषज्ञों की भी मतलब ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। आज का मुद्दा क्या है? तो डच डिजीज़ इन न्यूज़। डच डिजीज़ क्या है? मतलब ये क्या है ना, ये आपका ए ए इकोनॉमिक मतलब क्या है, ये घटना है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए, देखिए ठीक है, आपको पहले ये मुद्दा बढ़ा देते हैं, जिसमें किसी देश को अचानक बड़ी विदेशी मुद्रा या संसाधनों में मिलती है, इसकी घरेलू मुद्रा की जो मूल्य वृद्धि है, मजबूत विनिमय दर हो जाती है, और इससे क्या होता है, अन्य परंपरागत निर्यातक से सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कृषि प्रतिस्पर्धात्मक घट जाती है, क्योंकि निर्यात महंगे हो जाते हैं और आयात सस्ते हो जाते हैं। इसका नाम जो है 1970 के दशक में नीदरलैंड के अनुभव से पड़ा था। ये तो आपका मुद्दा में है। पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि इसको डच डिजीज किसको कहते हैं। जब कोई भी सेक्टर, एक सेक्टर अचानक से वृद्धि कर जाए, ठीक है? और बाकी सेक्टर मतलब जैसे आपका सेवा सेक्टर अगर ज़्यादा वृद्धि कर गया, और बाकी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कम है, आपका मत्स्य सेक्टर कम है, तो इसमें और उसी के कारण इसमें घाटा हो रहा है, तो क्या होता है, उसी को बोला जाता है डच डिजीज़। मतलब अचानक से किसी एक सेक्टर में वृद्धि आ जाए, और बाकी सारे सेक्टर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसी 1970 में यही हुआ था नीदरलैंड में, तो यही बता रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न आज हम पहले लगा चुके हैं
क्या है कि डच डिजीज़ क्या है? इसके कारणों और प्रभावों को व्याख्या कीजिए और भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार विनिर्माण क्षेत्र के लिए डच डिजीज़ जैसी उत्पन्न स्थिति कर रहा है। देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग के देश में क्या है कि सेवा क्षेत्र पर जो इसको तृतीय सेक्टर जो बोला जाता है, हम लोग फर्स्ट सेक्टर से जो है ना डायरेक्ट तृतीय सेक्टर पे चले गए और ये बूम कर गया आपका। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो कहीं न कहीं आज भी पीछे है, जो अभी हम लोग पढ़े थे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में का जो रिपोर्ट आया है, उसमें भी बताया गया। देखिए, ये कैसे काम करता है, कोई देश जैसे मतलब तेल, गैस या खनिजों के कारण बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर लेता है। ठीक है? जब मान लिया जाए कि कोई देश जैसे तेल, गैस, खनिज के कारण विदेशी मुद्रा मुद्रा तो लाया, आय में वृद्धि हो गया। लेकिन उसी विदेशी मुद्रा के कारण जो स्थानीय मुद्रा भी बदलते हैं, तो घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। मजबूत यहाँ पे विनिमय दर होगा। परिणाम क्या होगा कि अन्य निर्यात जो सस्ता नहीं रहेंगे। तो बाकी निर्यात तो सस्ता रहेंगे, लेकिन क्योंकि उनका उत्पादन महँगा हो जाता है, क्योंकि लोग क्या होता है ना, सारा लोग कहाँ भागेगा, तेल, गैस, खनिजों पे ही भागेगा। बाकी उत्पादन तो आप कोई करना भी नहीं चाहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा आय भी प्रॉफ़िट भी हमारा हो रहा है, तो उसी पे ज़्यादा ध्यान देगा ना, जिस पे प्रॉफ़िट नहीं होगा उसका उत्पादन क्यों किया जाएगा? तो यही बता रहा है, आयात सस्ता हो जाता है। आयात क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट करना सस्ता होगा, इसलिए देश आयात पर निर्भर हो जाता है। बाकी चीज़ के लिए क्या होगा? बाकी चीज़ मान लें कि ठीक है, हमारा तो विदेशी मुद्रा जब आएगा, तो हमारा मुद्रा क्या होगा? करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग बाहर से आएगा। अब क्या होगा कि आयात क्या हो जाएगा, बाहर से हम लोग के पास जब पैसा आएगा तो वो हमारे लिए तो सस्ता ही हो जाएगा ना। इसलिए देश क्या होगा कि जो उत्पादन बाकी चीज़ों का उत्पादन नहीं करके वो क्या करेगा, आयातित करेगा, इम्पोर्ट करवाएगा। परिणाम स्वरूप प्रमुख निर्यातक क्षेत्रों में गिरावट आएगी, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी आपको जैसे सेवा क्षेत्र आप दे रहे हैं तो आज इंडिया का हाल वैसा ही है, मतलब कहीं न कहीं मिलता-जुलता है। डच डिजीज़ का प्रभाव क्या होगा? डच डिजीज़ का प्रभाव जो होगा, हमारा पहला प्रभाव होगा कि निर्यात में जो कॉम्पिटिटर्स में कमी आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और कृषि अच्छे से नहीं बेच पाते हैं। इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और कृषि भी अच्छे से नहीं बेच पाएँगे, सीधे सेवा क्षेत्र पर ही ध्यान देगा। मतलब जो सेक्टर जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। एक बूम, मतलब एक तो बूमिंग तेज़ी से बढ़ रहा होगा, बाकी सेक्टर पीछे रह जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि रोज़गार पर भी प्रभाव पड़ेगा कि निर्यात आधारित सेक्टर से रोज़गार कम आते हैं। जो निर्यात सेक्टर जो होते हैं ना, एक्सपोर्ट जो किया जाता है उस सेक्टर में कम, क्योंकि उत्पादन घटता है, इससे उत्पादन बढ़ता नहीं है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा मतलब रोज़गार बढ़ता है और हम लोग सर्विस सेक्टर में नहीं उतना बढ़ पाता है। आयात वृद्धि, सस्ते आयात से घरेलू उद्योगों को और नुकसान होगा। क्या होगा, इम्पोर्ट जब हम लोग ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, सस्ते आयात से क्या होगा, घरेलू उद्योग को और नुकसान होगा। लोग बाहर के लोग हैं, बाहर की वस्तु को ही प्रेफ़र करेंगे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, घरेलू उत्पादन जो भी और कर रहे होंगे वो भी करना छोड़ देंगे। और एक्सचेंज रेट जो है, मुद्रास्फीति जो है से घरेलू मूल्य भी प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा अगला मुद्दा जो है हमारा क्या कह रहा है कि जो किजड़ी है जो अभी न्यूज़ में आया है, किजड़ी क्या है? तो तमिलनाडु के किजड़ी जो मदुरै के पास है, बैगाई नदी के तट के पास में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य जो पुरातत्व विभाग की जो खुदाई से संगमकालीन शहरी सभ्यता का ठोस प्रमाण मिला है। कहाँ से? किजड़ी से संगमकालीन शहरी सभ्यता का ठोस प्रमाण मिला है। किजड़ी में जब खुदाई किया गया, किसके मतलब राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से जब किया गया। क्या है खिचड़ी का ऐतिहासिक महत्व? खिचड़ी का ऐतिहासिक महत्व क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, संगम काल का शहरी केंद्र, मतलब अर्बनाइजेशन जो हुआ है संगम काल में, उसको ये बता रहा है। कैसे? ईंटों का मकान वहाँ पे मिला है, जल निकासी मिला है, सड़कों का संकेत मिला है, योजनाबद्ध जो बसावट मिला है, जैसे नगर सभ्यता का जो परिमाण होता है ना, उसका ये योजनाबद्ध बसावट होता है। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब जाने थे कि वो नगरीय सभ्यता था। कैसे? क्योंकि योजनाबद्ध मतलब योजना की तरह, एक ही योजना की तरह ही वो बसा हुआ था, इसी कारण। दूसरा क्या है हमारा, इसका ऐतिहासिक मतलब तमिल ब्राह्मी लिपि और साक्षरता को भी ये दर्शाता है। कैसे? मिट्टी के बर्तनों पे क्या है, तमिल ब्राह्मी लेख लिखा गया है।
ठीक है? उकेरी गई है। यहाँ दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि साक्षरता व्यापक थी, मतलब लिटरेसी परसेंट जो बहुत ज़्यादा था, केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि जो अभिजात वर्ग होते हैं, तो ये मिट्टी के बर्तन पे वो खुद से तो नहीं लिखते हैं, जो उस समय माना जाता था कि जो मिट्टी-उट्टी बनाने वाले होते हैं, वो अभिजात वर्ग में नहीं आते हैं, निचली जात में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ और व्यापार में के लिए क्या महत्व रखता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मन के सूत कातने वाले और के औजार मिले हैं, धातु कला मिले हैं, स्थानीय शिल्प और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के भी संकेत मिलते हैं। दक्षिण भारत का, मतलब इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत का कोई परिधीय क्षेत्र नहीं था, बल्कि आर्थिक रूप से क्या था, एक्टिव था, मतलब सक्रिय था। फोर्थ में क्या है कि इससे क्या है, सामाजिक समावेशन के संकेत भी मिलते हैं। कैसे धार्मिक प्रतीकों को की न्यूनता है, मतलब कमी है, धार्मिक प्रतीक उतना ज़्यादा उस समय नहीं था। और देखते हैं कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो वहाँ पे धार्मिक को कम बढ़ावा दिया जाता है। दैनिक जीवन की वस्तुओं की प्रधानता है, जो भी दैनिक जीवन में है उसी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ा है। तो ये क्या है कि समाज का पदानुक्रमित और अपेक्षाकृत जो अपेक्षाकृत है समावेशी का प्रतीत होता है। कैसा होता है? पदानुक्रमित मतलब एक टर्म बाई, मतलब पीरियड बाई पीरियड जो बनता है, वो पद बाई पद मतलब एक बना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा में क्या है कि इससे इतिहास लेखन का जो हिस्टोग्राफी में महत्व क्या पड़ेगा कि जो खिचड़ी है उसको खोजे उत्तर केंद्रित इतिहास की धारणा को भी चुनौती देगा। संगम साहित्य के पुरातत्विक जो समर्थन मिलेगा, संगम साहित्य जो है, जो लिखे गए थे, जो संगम साहित्य आप पढ़िएगा जब आप एनिसेंट हिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक होता है ना, संगम साहित्य मतलब कहीं आता है, मतलब हर्षवर्धन से पहले का आप जब पढ़िएगा मेरे साथ आपका एनिसेंट हिस्ट्री, तो उसमें संगम साहित्य बताएंगे कि तमिल में ही मतलब लिखा गया है, तमिल भाषा का है संगम साहित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो खिचड़ी की इस पुरातात्विक खोज में ये आपका क्वेश्चन है, खिचड़ी की पुरातात्विक खोजें खोजें संगम कालीन तमिल समाज के शहरी साक्षर और समावेशी स्वरूप को कैसे रेखांकित करती है। ये आपको 150 शब्द में लिखनी है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे अगला मुद्दा क्या है हमारा जो आज का, तो चंद्रमा पर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। क्या है भाई? चंद्रमा पर पावर प्लांट। तो हाल के समय में चंद्रमा पर अस्थायी मानव उपस्थिति के लिए क्या किया गया है कि ऊर्जा की आवश्यकता में होगी, तो इसी पे चर्चा किया है। कौन किया है? क्या चर्चा हुआ है कि न्यूक्लियर आधारित जो है पावर सिस्टम होना चाहिए, फ्यूजन पावर सिस्टम होना चाहिए। कैसे? तथा सौर ऊर्जा की वहाँ पे सीमाएं हैं, मतलब वहाँ सोलर, तो सन का लाइट ही नहीं पड़ता है ना चंद्रमा पर, तो वहाँ पे मतलब सीमित है, ऊर्जा है ही नहीं, सौर ऊर्जा, तो इसलिए क्या रहना चाहिए वहाँ पे, फ्यूजन पावर होना चाहिए। क्या है इसमें कि इसमें रेखांकित किया गया नासा के आर्टेमिस जो प्रोग्राम है ना, मिशन जो है, और चाइना रसिया का इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन जो है के संदर्भ में चंद्रमा पर पावर प्लांट लगाने की आवश्यकता पर क्या किया है, उन लोग विश्लेषण किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चंद्रमा पर प्लांट की आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई, क्यों आवश्यकता है? तो हम लोग देखते हैं, पहला, लंबी वहाँ क्या होता है, लूनार नाइट होता है, जो लंबी चंद्र रात जिसको बोलते हैं। चंद्रमा पर एक दिन में पता है कितना होता है? एक दिन जो होता है आपका 29.5 पृथ्वी डे बना सकते हैं, मतलब 29.5 पृथ्वी डे बन सकता है। लगभग 14 दिन तक लगातार अंधकार रहता है। 14 दिन तक पूरे अंधकार रहेगा, तभी तो होता है पूर्णिमा, और ये आपको हम लोग देखते होंगे। यही कारण होता है, सौर ऊर्जा इस अवधि में क्या होता है, प्रभावी नहीं हो पाता है, मतलब वहां सूर्य का कुछ भी नहीं जा पाता है। दूसरा क्या है, अस्थायी मानव आवास के लिए क्या होता है, परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस के लिए क्या होगा, भविष्य में जब मून पे मून बेस या लूनार हैबिटेट बनेगा, तो जीवन समर्थन प्रणाली जैसे संचार हो गया, ताप नियंत्रण हो गया, इसके लिए भी जरूरी है। निरंतर और विश्वसनीय ऊर्जा की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी। थर्ड में क्या हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन पावर की आवश्यकता पड़ेगा, क्यों कि छोटा है, सुरक्षित है भी है, और लंबे समय तक ऊर्जा देने वाला भी सिस्टम है। मौसम में कोई भी मौसम हो, धूल हो या अंधकार से ये
इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। किससे? ये आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है आपका पावर पर। आगे बढ़ते हैं। नासा ने ये क्या कहा है कि नासा का लक्ष्य है कि चंद्रमा पर कम से कम किलोवाट स्तर की न्यूक्लियर ऊर्जा प्रणाली को विकसित करना है। नासा का ये लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें भू-राजनीतिक पॉलिटिकल और आपका स्ट्रैटेजिक आयाम क्या है, डायमेंशन क्या है? तो पहला तो होगा कि स्पेस एज़ ए स्ट्रैटेजिक डोमेन, मतलब क्या हो गया कि रणनीतिक डोमेन क्या है, पहला ये देखते हैं। तो अमेरिका, चीन, रूस के बीच क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटिशन है और चंद्रमा क्या है कि भविष्य का रणनीतिक का संसाधन एक केंद्र बन गया है। क्या? चंद्रमा। अब दूसरा में क्या है? चंद संसाधन जो लूनार रिसोर्स है, जहाँ जैसे वहाँ पे हीलियम मिलता है, वाटर आइस मिलता है, ये क्या होता है? माइनिंग और खनन, उसके खनन और फ्यूल जनरेशन के लिए ऊर्जा क्या है? अनिवार्य है। चंद्रमा पर पावर प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के संदर्भ में इसकी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। आपको ये क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप लिखिएगा और हमारे वेब्स अकेडमी 24 टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब आते हैं कि चंद्रमा पर पावर प्लांट जो है भारत के लिए क्या महत्व रखता है भाई? ये भी तो हम लोग देखें, पूरे ग्लोबल स्तर पे तो देख लिए, लेकिन अब भारत के लिए क्या महत्व रखता है? तो पहला क्या कहता है कि इसरो जो अपना जो चंद्र मिशन जो भेज रहा है ना, उसका आधार बनेगा, दीर्घकालिक आधार बनेगा। कैसे? क्योंकि भारत देखिए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक मतलब भेजा है। अब यान 4 भेजना है, 5 भी यहाँ पे उस पे भी बात हो गया है। तो इसके लिए क्या होगा कि भविष्य में लूनार हैबिटेट ये जानकारी प्राप्त करें। इन मिशनों के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति अनिवार्य है। जो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? पावर प्लांट वहाँ से भी मिल सकता है। आपका पावर प्लांट जब चंद्रमा पर भारत की अस्थायी उपस्थिति की एक की है। आगे बढ़ते हम लोग। सेकंड सेकंड क्या कह रहा है हमारा? सेकंड जो कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर में बढ़त भारत को मिलेगा। क्यों? कि भारत जो है पहला देश हुआ है ना जिसने साउथ पोल पर जो लैंडिंग करवाया है। अभी हाल फिलहाल में साउथ पोल पर लैंडिंग करवाया है आपको एक मिशन को। यहाँ जो है जो वाटर आइस है वहाँ मतलब चंद्रमा पर पाया जाता है। अब क्या होगा कि माइनिंग होगा, जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो फ्यूल उत्पादन के लिए स्थिर ऊर्जा का स्रोत बनेगा और ऊर्जा अवसंरचना का विकास के बिना संसाधन उपयोग संभव नहीं है। जब तक ऊर्जा नहीं होगा तो उसका उसके बिना क्या होगा? संसाधन का उपयोग संभव है ही नहीं, ऐसा बोला गया है। अब फोर्थ में क्या है? देखिए हम लोग पहले थर्ड पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे ये आ गया है। थर्ड में क्या है कि न्यूक्लियर एवं स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भरता के पास पहुंचाएगा। क्या करेगा कि मजबूत जब न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी स्पेस में कम लागत में मिशन क्षमता भी बढ़ाएगा। जब ऊपर रहेगा मतलब हमारा ऊर्जा प्राप्त होगा तो इसके लिए मिशन जो हमारा होगा ना टेक्नोलॉजी स्पेस में, वो मिशन सस्ता जाएगा। उसकी क्षमता भी जो बढ़ेगा, वैश्विक साझेदारी का अवसर भी प्राप्त करेगा। अब क्या है चौथा में? वैश्विक स्पेस राजनीतिक में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा। कैसे? अमेरिका जैसे आर्टेमिस मिशन चला रहा है, चीन रूस अपना लूनार मिशन चला रहा है के बीच कंपटीशन, भारत भी अपना क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबली स्पेस पावर को बढ़ाएगा और नियम आधारित शांतिपूर्ण अंतरिक्ष उपयोग का समर्थक करेगा। फिफ्थ में क्या है हमारा? जो पांचवा महत्व क्या है भारत के लिए? वैज्ञानिक और औद्योगिक लाभ भी पहुंचेगा। जैसे स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे, एडवांस सोलर और स्टोरेज होंगे, रेडिएशन शील्डिंग होगा। इनका उपयोग पृथ्वी पर भी ऊर्जा और रक्षा आपदा प्रबंधन के लिए भी किया जाता है मतलब। तो ये हमारे पास आएगा। अब क्या है? भारत की ऊर्जा भविष्य रणनीति से जुड़ाव भी होगा। इसके लिए क्या होगा? चंद्रमा पर परीक्षण होगा, जैसे रिमोट हार्श कंडीशन में भी पावर जनरेशन होगा। ठीक है? जब मतलब रिमोट में मतलब जैसे जो पिछड़ा इलाके में भी जहाँ पे संसाधन नहीं होगा वहाँ भी आपका काम करेगा। पूरे चंद्रमा पर परीक्षण कर सकते हैं। भारत के जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं दूर दराज क्षेत्रों में ऊर्जा का ये समाधान करेगा। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पावर प्लांट के लिए वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता की नींव है। आप ये ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे कोट है। ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
तो आज का हमारा मुद्दा समाप्त हुआ द हिंदू का। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? आप अपना अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और हमारा चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24 और आज आपके लिए मैं एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट करने वाला हूं जो ज्योग्राफी का होगा क्लास 6 टू 12 तो जो टॉपिक वाइज होगा। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप शेयर कीजिएगा।